आकाश नगर एक ऐसी कॉलोनी थी जहां मध्यम वर्गीय परिवार रहते थे। यहां हर कोई एक दूसरे की जिंदगी से वाकिफ था। सुबह की चहल पहल, शाम की गपशप, यही इस कॉलोनी की पहचान थी। इन्हीं में से एक थे शर्मा परिवार। अरुण शर्मा एक प्राइवेट बैंक में क्लर्क थे और उनकी पत्नी मोनिका शर्मा घर संभालती थी। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे और उनका एक 8 साल का बेटा आर्यन था। बाहर से देखने पर शर्मा परिवार बिल्कुल सामान्य लगता था। अरुण सुबह 9 बजे ऑफिस निकल जाते, शाम को 7 बजे लौटते। मोनिका बेटे को स्कूल छोड़ने, घर के काम और खाना बनाने में व्यस्त रहती। लेकिन इस सामान्यता के पीछे एक गहरी असंतुष्टि थी जो मोनिका के मन में पनप रही थी। मोनिका की एक सहेली थी, रीना। रीना का पति एक सफल बिजनेसमैन था। रीना के पास महंगी कारें थीं, डिजाइनर कपड़े थे, हर महीने विदेश घूमने जाती थी। जब भी रीना मोनिका से मिलती, वह अपनी नई खरीदारी, नई यात्रा के बारे में बताती। हर बार मोनिका के मन में एक कसक पैदा होती। वह सोचती, मैं भी तो रीना जैसी ही हूं, मैंने भी उसी कॉलेज से पढ़ाई की है, फिर मेरी जिंदगी में यह अंतर क्यों? एक दिन रीना ने मोनिका को अपने नए फ्लैट में दावत पर बुलाया। फ्लैट शहर के सबसे महंगे इलाके में था। इंटीरियर डिजाइनर ने डिजाइन किया था। हर चीज लग्जरी थी। मोनिका जब बाथरूम गई तो उसने देखा कि वहां का शावर अकेले 50,000 रुपए का था। उसी शावर जैसा मोनिका अपने घर लगवाना चाहती थी, लेकिन अरुण ने कहा था, इतना महंगा शावर क्यों, साधारण सा लगवा लेते हैं। दावत से लौटते समय मोनिका का मन भारी था। कार में बैठे बैठे उसने अरुण से कहा, तुम्हें लगता है हम कभी ऐसा फ्लैट खरीद पाएंगे? अरुण ने थकी हुई आवाज में कहा, मोनिका, हम मध्यम वर्गीय परिवार हैं, हमारी हैसियत इतनी नहीं, तुम्हें संतुष्ट रहना सीखना होगा। संतुष्ट? मोनिका का गुस्सा फूट पड़ा। मैं 10 साल से संतुष्ट हूं, इसी एक कमरे के फ्लैट में, इसी साधारण जिंदगी में। मैं भी कुछ चाहती हूं, मैं भी अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूं। अरुण चुप रहे। वह जानते थे कि मोनिका सही कह रही है, लेकिन वह क्या कर सकते थे? उनकी नौकरी से सिर्फ इतना ही संभव था। उस रात मोनिका सो नहीं पाई। उसके मन में एक योजना बनने लगी। अगर अरुण उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते तो उसे खुद ही कुछ करना होगा। लेकिन क्या? वह नौकरी करे, लेकिन उसे कौन सी नौकरी मिलेगी जो उसे रीना जैसी लग्जरी लाइफ दे सके? अगले दिन मोनिका ने अपनी एक पुरानी सहेली प्रीति को फोन किया। प्रीति एक इंटीरियर डिजाइनर थी और अमीर घरानों के साथ काम करती थी। प्रीति से बात करते हुए मोनिका ने अपनी निराशा जताई। प्रीति ने कहा, तुम्हारी समस्या का एक हल है, मैं तुम्हें एक आदमी से मिलवाती हूं, वह तुम्हारी मदद कर सकता है। कैसे? मोनिका ने पूछा। वह एक फाइनेंसर है, प्रीति ने कहा। वह लोगों को पैसे उधार देता है, बड़ी रकम, बिना ज्यादा सवाल किए। मोनिका को यह ऑफर अच्छा लगा, लेकिन उसने पूछा, ब्याज दर क्या होगी? प्रीति हंसी। तुम चिंता मत करो, वह मेरी दोस्त है, तुम्हारे लिए विशेष दर रखेगा। मोनिका ने हां कर दी। प्रीति ने उसका परिचय करवाया राहुल से। राहुल एक स्मार्ट, अच्छे कपड़े पहने 40 साल का व्यक्ति था। उसने मोनिका से पूछा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मोनिका ने सोचा, उसे एक नई कार चाहिए, घर का रेनोवेशन चाहिए, कुछ डिजाइनर कपड़े और ज्वेलरी चाहिए। उसने कहा, 20 लाख। राहुल ने बिना किसी हैरानी के कहा, ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली, यह बात गुप्त रहेगी। दूसरी, तुम्हें हर महीने 50,000 रुपए ब्याज देना होगा। तीसरी, अगर तुम चूक गई तो ब्याज दर दोगुनी हो जाएगी। मोनिका ने सोचा, 50,000 तो वह अपने घर के खर्चे में कटौती करके दे सकती है। उसने हां कर दी। एक हफ्ते में मोनिका के खाते में 20 लाख रुपए आ गए। उसने तुरंत एक नई कार खरीदी, घर का रेनोवेशन शुरू करवाया और रीना के साथ शॉपिंग पर निकल पड़ी। अरुण जब नई कार देखकर घर आए तो वह चौंक गए। यह कार कहां से आई? मोनिका ने झूठ बोला, मेरे पापा ने गिफ्ट में दी है, वह चाहते थे कि मैं अच्छी कार में चलूं। अरुण को शक हुआ। मोनिका के पिता रिटायर्ड टीचर थे, वह इतनी महंगी कार कैसे दे सकते थे? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले कुछ महीने मोनिका की जिंदगी बदल गई। वह महंगे रेस्तरां में खाने जाती, डिजाइनर कपड़े पहनती,
रीना भी हैरान थी कि मोनिका अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई। मोनिका ने बताया कि उसने एक लॉटरी जीती है, लेकिन पहले महीने का ब्याज देते समय मोनिका को एहसास हुआ कि 50,000 काटने के बाद घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। उसने अरुण से कहा, आर्यन के ट्यूशन के पैसे बढ़ गए हैं, तुम थोड़ा और पैसे दो। अरुण ने अपनी जेब से कटौती की और मोनिका को पैसे दे दिए। दूसरे महीने मोनिका ने ब्याज तो दिया, लेकिन उसका क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत ज्यादा आ गया। उसने राहुल से संपर्क किया और कहा, मुझे कुछ और पैसे चाहिए। राहुल ने कहा, ठीक है, लेकिन इस बार ब्याज दर ज्यादा होगी। मोनिका ने फिर 10 लाख ले ली। अब उस पर कुल 30 लाख का कर्ज था। तीसरे महीने मोनिका से ब्याज नहीं दे पाई। राहुल ने फोन किया और धमकी भरी आवाज में कहा, तुम्हारा 1 महीना चूक गया है, अब ब्याज 2 गुना हो गया है, तुम्हें अगले महीने 1,20,000 देना होगा। मोनिका घबरा गई। 1,20,000? वो तो 50,000 भी मुश्किल से जुटा पाती थी। उसने राहुल से विनती की, मुझे थोड़ा और समय दो। राहुल ने कहा, समय तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक रास्ता है, तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करो, मैं तुम्हारा 1 महीने का ब्याज माफ कर दूंगा। मोनिका ने पूछा, क्या काम? राहुल ने कहा, तुम्हारे पति की बैंक से एक जानकारी चाहिए, एक ग्राहक का अकाउंट डिटेल। मोनिका ने मना कर दिया, मैं यह नहीं कर सकती। राहुल हंसा, तुम्हारे पास चारा नहीं है मोनिका, या तो तुम यह काम करोगी या फिर मैं तुम्हारे पति को बता दूंगा कि तुमने 30 लाख रुपए उधार लिए हैं। सोच लो। मोनिका ने फोन काट दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि वह एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। उसकी महंगी ख्वाहिशें अब उसके लिए अभिशाप बन चुकी थीं। उस रात जब अरुण घर आए तो मोनिका ने देखा कि उनके चेहरे पर भी चिंता के भाव हैं। अरुण ने कहा, मोनिका, आज बैंक में ऑडिट टीम आई है, कुछ अकाउंट्स की जांच हो रही है, मुझे लगता है कोई बड़ा स्कैम हुआ है। मोनिका का दिल धक से रह गया। क्या यह संयोग था या फिर राहुल ने ही कुछ किया था? और अगर अरुण को पता चल गया कि वह बैंक की जानकारी लीक करने वाली है तो क्या होगा? वह सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। एक अजनबी नंबर था। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से राहुल की आवाज आई, सोच लिया, वरना कल सुबह तुम्हारे पति के ऑफिस में तुम्हारे कर्ज की डिटेल पहुंच जाएगी। मोनिका ने फोन काट दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो वह अरुण की नौकरी को खतरे में डाले या फिर अपनी शादी को। दोनों ही स्थितियों में वह हारने वाली थी। तभी उसकी नजर रसोई की तरफ गई। चाकू के ब्लॉक पर चमकते हुए चाकू पड़े थे। एक विचार उसके मन में कौंधा, एक ऐसा विचार जो डरावना था, लेकिन शायद उसकी सारी समस्याओं का हल। रात के 11 बजे थे। आर्यन सो चुका था। अरुण लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे। मोनिका रसोई में खड़ी थी और उसकी नजर चाकू पर टिकी हुई थी। वह विचार अब भी उसके दिमाग में घूम रहा था। अगर राहुल गायब हो जाए, अगर वह व्यक्ति ही ना रहे जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था, तो क्या उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकती थी? वह तो एक साधारण गृहिणी थी। हत्या, यह शब्द सुनते ही उसका शरीर कांप गया। नहीं, वह यह नहीं कर सकती। उसने चाकू को वापस ब्लॉक में रख दिया और गहरी सांस ली। उसने फैसला किया कि वह अरुण से सच कह देगी। शायद वह उसे समझेंगे, उसकी मदद करेंगे। वह लिविंग रूम में गई और अरुण के सामने बैठ गई। अरुण, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मोनिका ने कांपती आवाज में कहा। अरुण ने टीवी बंद किया। क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रही हो। मोनिका ने सारी कहानी बताई। कैसे उसने राहुल से पैसे उधार लिए, कैसे वह जाल में फंस गई और कैसे राहुल अब उसे ब्लैकमेल कर रहा था। अरुण सुनते सुनते गुस्से से लाल हो गए। तुमने 30 लाख रुपए उधार लिए बिना मुझसे पूछे, और अब वह आदमी तुमसे मेरी बैंक की जानकारी मांग रहा है। मोनिका रोने लगी। मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहती हूं, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। अरुण ने अपना सिर पकड़ लिया। मोनिका, यह सिर्फ एक गलती नहीं है, यह एक अपराध है। अगर तुमने बैंक की जानकारी लीक की तो तुम्हें जेल हो सकती है और मेरी नौकरी भी जा सकती है। मैं क्या करूं? मोनिका ने हिचकिचाते हुए पूछा। अरुण कुछ देर सोच में डूबे रहे।
फिर बोले, हमें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। पुलिस? मोनिका घबरा गई। लेकिन फिर तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बेहतर यही होगा, अरुण ने कहा। हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। मैं एक वकील से बात करता हूं। लेकिन मोनिका को यह रास्ता सही नहीं लगा। उसे जेल का डर सता रहा था। उसने सोचा शायद वह खुद ही राहुल से बात करके कुछ समझौता कर ले। अगले दिन मोनिका ने राहुल को फोन किया। मैं तुम्हारी शर्त मानती हूं, लेकिन मुझे वह जानकारी कैसे मिलेगी? राहुल ने कहा, तुम्हारे पति की डायरी में उनकी बैंक लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। वह उसे कहीं नोट करते होंगे। तुम वह जानकारी मुझे दो, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। मोनिका ने हां कर दी। उसने अरुण की डेस्क की तलाशी ली। एक नोटबुक में उसे अरुण का लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल गया। उसने यह जानकारी राहुल को भेज दी। उसी शाम अरुण जब ऑफिस से लौटे तो वह बहुत परेशान थे। आज बैंक के सिस्टम में हैकिंग की कोशिश हुई है। किसी ने मेरे लॉगिन से एक महत्वपूर्ण अकाउंट एक्सेस करने की कोशिश की। सिक्योरिटी टीम जांच कर रही है। मोनिका का दिल धड़कना बंद सा हो गया। राहुल ने इतनी जल्दी काम शुरू कर दिया था। उसने पूछा, क्या पता चल पाएगा कि किसने किया? अरुण ने कहा, हां, आईपी एड्रेस ट्रेस हो जाएगा, और अगर यह पता चल गया कि मेरे लॉगिन से किया गया है तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। शायद मुझे गिरफ्तार भी कर लिया जाए। मोनिका ने अरुण से सच छिपाने का फैसला किया। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रही थी। उसकी वजह से अरुण की नौकरी खतरे में थी। उसकी वजह से उनका परिवार बर्बाद हो सकता था। 2 दिन बाद राहुल ने फिर फोन किया। तुमने अच्छा काम किया, लेकिन अब तुम्हें एक और काम करना होगा। क्या? मोनिका ने पूछा। तुम्हारे पति की बैंक में एक बड़ा ट्रांजैक्शन होने वाला है, 50 करोड़ का। तुम्हें उस ट्रांजैक्शन की डिटेल मुझे देनी होगी। मोनिका ने इनकार किया। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। तुमने कहा था सिर्फ एक काम। राहुल हंसा। मोनिका, तुम अब भी नहीं समझी। तुम मेरी मुट्ठी में हो। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुमने ही बैंक की जानकारी लीक की है। तुम्हें जेल हो जाएगी और तुम्हारे पति की भी नौकरी चली जाएगी। तुम्हारा बेटा अनाथ हो जाएगा। यह धमकी मोनिका के लिए बहुत ज्यादा थी। उसने फोन काट दिया और जोर जोर से रोने लगी। वह एक ऐसे दलदल में फंस चुकी थी जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। उस रात मोनिका ने फिर से चाकू के बारे में सोचा। इस बार विचार और भी स्पष्ट था। राहुल को मारना ही एकमात्र रास्ता था। लेकिन वह ऐसा कैसे करेगी?